हवेली का भूत। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक कहानी हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा राज करते थे, लेकिन अब वो वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम संध्या था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा था जो 8 वर्ष का है और वो भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। संध्या के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। एक रात संध्या अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही संध्या की नींद खुल जाती है और जब वो लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नजारा इतना भयानक था कि वो अपने बच्चे को छोड़कर उठना नहीं चाहती थी, लेकिन संध्या हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वो सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वो जानना चाहती थी कि ये किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वो अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने ये हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहीं से आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पक्षी नहीं होता। संध्या घबरा जाती है। ये क्या? यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें तो दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं है। संध्या सभी मजदूरों को कहती है, हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। संध्या अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि तभी अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। संध्या को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। संध्या कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। क्या हुआ? ये मजदूर अभी तो ठीक था और अच्छे से काम कर रहा था, फिर अचानक से ये गिर कैसे गया? लोगों के जवाब अलग अलग थे। मालकिन, इसने खुद आत्महत्या की है। मुझे तो लगता है ये खुद ही कूद गया। नहीं मालकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसका दोस्त हूँ और मुझे पता है ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। जरूर इसका पैर गलती से फिसल गया होगा। सभी ने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन संध्या को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। संध्या के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। संध्या ये वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले टीवी देख रहा था। जैसे ही संध्या कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की के सामने खड़ा था और वहां से कूदने ही वाला था। आरुष! संध्या जोर से चिल्लाती है और भागकर अपने बेटे का पैर पकड़ लेती है और वो खिड़की से लटक जाता है। संध्या पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन उसका बेटा आरुष फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। मुझे क्यों बचा रही हो? मुझे कूदने दो, मुझे खिड़की से कूदना है। संध्या किसी तरह अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वो मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में? क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी ये सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है।
तभी एक बूढ़ा मजदूर संध्या से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी हुई थी, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वो किताब मौजूद थी। संध्या सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वो कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसकी शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे छोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से ये हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। संध्या हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। इसलिए वो रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। आरुष, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। संध्या अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते हुए दिखाई देती है और कार रोकने के लिए संध्या सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, रुक जाइए, हेल्प चाहिए मुझे, प्लीज रुक जाइए। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। संध्या पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था। संध्या हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अपने बच्चे को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और उनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगते हैं और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि ये कोई भूत है। भूत को देखते ही संध्या अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड पर भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख जाती है। पुलिस ऑफिसर संध्या से कहते हैं, मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। संध्या अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही संध्या की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का रहस्य अभी तक बना है। ये कहानी मथुरा में रहने वाली अमृता नाम की लड़की और उसकी सौतेली माँ कामना देवी की है। अमृता के पिता ने पहली पत्नी के मर जाने के बाद कामना देवी से दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी खुद भी मृत्यु हो गई। तब से कामना को ही अमृता को पालना पड़ा। इस वजह से वो उसे अपने सर का बोझ समझने लगी, उसको नापसंद करने लगी। अमृता की जब पहली माँ जिंदा थी तब उसने सिलाई सीखी थी। आज वही सिलाई उसके बहुत काम आ रही थी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। सिलाई करके जो पैसे आते थे उसी से अमृता और कामना देवी दोनों का जीवन चल रहा था। उसके बावजूद कामना देवी को अमृता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा किसी भी तरह से उसका बुरा ही सोचती रहती थी। एक दिन अमृता घर में झाड़ू लगा रही थी,
तभी उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, आप थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ खड़ी हो जाइए, मुझे इधर झाड़ू लगानी है। अरे झाड़ू लगा रही है तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहीं खड़ी रहूंगी। जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ, मनहूस कहीं की। जरा सा हट जाओगी तो क्या हो जाएगा, इतना भी क्या करना। जुबान चला रही है, तुझे तो अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर कामना अमृता को जोरदार चांटा जड़ देती है। थप्पड़ खाने के बाद अमृता कामना से कहती है, बिना फालतू में मार क्यों रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ तो थोड़ा सा साइड हटने के लिए ही तो बोला था। घर के काम भी मैं ही करूँ, काम करके घर भी मैं ही चलाऊं, उसके बाद भी आपकी डांट सुनूं और पिटाई खाऊं सो अलग। अगर मेरी माँ ने मुझे कपड़े सिलने की कला ना सिखाई होती तो पता नहीं क्या होता। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही किया करो। अगर ज्यादा पटर पटर की ना, जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी, समझी? आई बड़ी। घर में आए दिन ऐसे झगड़े होते ही रहते थे। आज इसी झगड़े के दौरान दरवाजे पर गांव की रानी की 2 सैनिकों के साथ दस्तक होती है। अरे घर में कोई है क्या? अमृता बेटी, घर में ही हो ना? जरा बाहर तो आना। अमृता आवाज सुनकर बाहर आती है तो देखती है कि बाहर रानी साहिबा आई हुई है। उन्हें देखकर अमृता बहुत खुश होती है और कहती है, अरे रानी साहिबा, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आइए ना, अंदर चलिए, हमारे छोटे से घर में। आपको तो इतने छोटे घर की आदत नहीं होगी ना। अरे नहीं नहीं अमृता, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ। जैसा कि तुम जानती ही होगी, मेरी बहू रानी गर्भवती है। अभी उसका 7वां महीना चल रहा है। 1 महीने बाद उसकी गोद भराई की रस्म होगी। बहुत बड़ा जश्न रखा जाएगा। अरे वाह रानी जी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तू कितने अच्छे कपड़े सिलती है, ये तो पूरे गांव को पता है। इसलिए तुझे मेरे लिए 15 मखमली घाघरा चोली सिलना होगा, वो भी 1 महीने के अंदर ही। लेकिन रानी जी, 1 महीने के अंदर अंदर मैं इतने सारे मखमली घाघरा चोली कैसे सिल पाऊंगी? मखमली कपड़ों को सिलने में बहुत समय लगता है और मैं अकेले ही काम करती हूँ। मैं 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लहंगे ही बना पाऊंगी। इतना सारा घाघरा चोली मैं अकेले नहीं सिल पाऊंगी। देखो बेटी, असंभव को संभव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। राजघराने के कपड़े सिलने का नसीब सबको नहीं मिलता। इस गांव में घाघरा चोली तो बहुत लोग सिलते हैं, लेकिन तुम जो सिलाई करती हो उसकी तो बात ही अलग है। मुझे आपकी इन बातों से बहुत खुशी मिली, लेकिन जल्दीबाजी में मैं काम खराब नहीं करना चाहती। मैं जो भी काम करती हूँ आराम से करती हूँ, पर अच्छा करती हूँ। देख अमृता, तू कोशिश करेगी तो तू आराम से सारा घाघरा चोली तैयार कर पाएगी। एक बात याद रखना, सारे घाघरा चोली जबरदस्त होने चाहिए। ये ले आधे पैसे। रानी अमृता को पैसे देने लगती है, लेकिन अमृता मना कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आती है और रानी के हाथों से झट से पैसा ले लेती है और रानी से कहती है, अरे रानी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी बेटी बहुत मेहनती है। ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको 15 मखमली घाघरा चोली तैयार करके दे देगी। ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर 1 महीने के अंदर अंदर 15 मखमली घाघरा चोली बनकर तैयार नहीं हुए तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, समझ गई तुम? इतना कहकर रानी वहाँ से चली गई। रानी के जाते ही अमृता टेंशन में आ गई। 1 महीने में 15 घाघरा चोली सिलना, ये तो उसके लिए नामुमकिन था। 1 महीने तक बहुत मेहनत करने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा वो 6 से 7 घाघरा चोली ही सिल सकती थी। दूसरी तरफ कामना देवी खुशी खुशी पैसे गिन रही थी। तभी अमृता ने गुस्से में उससे कहा, तुमने रानी से पैसे क्यों लिए? 1 महीने के अंदर अंदर मैं 15 घाघरा चोली कैसे सिल पाऊंगी, वो भी मखमली कपड़े का? पता नहीं आपकी अकल कहाँ चली गई है। ओ लड़की, ज्यादा बोल मत, अकल की अंधी तुम हो, मैं नहीं, समझी? आई हुई लक्ष्मी को पैरों से ठुकरा रही थी। इतने सारे पैसों से मैं कितना कुछ खरीद सकती हूँ। ये पैसे मैंने रख लिए हैं, अब तुम जाकर मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम 15 घाघरा चोली नहीं सिल पाई तो रानी से बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें। बेचारी अमृता मेहनत करने में जुट गई। देखते ही देखते 29 दिन बीत गए। दिन रात मेहनत करके खाना पीना सब भूलकर अमृता घाघरा चोली सिल रही थी। उस दिन दोपहर के समय बहुत तेज तूफान चलने लगा और मूसलाधार बारिश होने लगी।
और घर के अंदर बैठकर अमृता अपने काम में व्यस्त थी। उफ, आज 29 दिन बीत गए और इतनी मेहनत के बाद भी अभी सिर्फ 5 ही घाघरा चोली तैयार हुए हैं। दर्द से पूरा बदन दुखने लगा है मेरा। ऐसा कहते हुए अमृता उठकर थोड़ा सा टहलने के लिए घर के बाहर आती है। तभी वो देखती है कि बाहर तो बहुत तेज तूफान चल रहा है और बारिश हो रही है, और उसी तूफान और बारिश की वजह से एक चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। अरे रे, इतनी बारिश और तूफान में बेचारी चिड़िया का घोंसला गिर गया। उसमें तो अंडे भी हैं। वहीं सामने एक घोंसला गिरा हुआ था जिसके अंदर अंडे थे और एक चिड़िया उसके ऊपर ही उड़ रही थी। बारिश और तूफान की फिक्र ना करते हुए अमृता उस घोंसले को उठाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर रख देती है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ इसको समय पर देख लिया था मैंने, वरना इस चिड़िया के साथ अनर्थ हो जाता। चिड़िया अमृता के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ जाती है और अमृता जहाँ घोंसला रखती है वो उस घोंसले के ऊपर बैठ जाती है, ये सोचकर कि तूफान थमने पर वो चिड़िया खुद ही चली जाएगी। अमृता उस चिड़िया को कुछ नहीं कहती और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाती है और दुखी मन से कल के बारे में सोचने लगती है। पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल सुबह होते ही रानी साहिबा घर आ जाएंगी। मैं तो सिर्फ 5 ही घाघरा चोली सिल पाई हूँ। ना जाने क्या जवाब दूंगी मैं कल उन्हें। हे भगवान, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर कामना देवी आती है। घाघरा चोली देखकर अमृता से कहती है, बाप रे बाप, इतने दिनों में तुमने सिर्फ 5 ही घाघरा चोली सिला है। तुमसे तो कोई भी काम ढंग से और जल्दी नहीं हो पाता। हर काम को करने में कई घंटे लगा देती हो। शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलने में? दिन रात मेहनत करके इन घाघरा चोली को सिलने में लगी हूँ मैं। एक बार भी मेरी मदद करने नहीं आई तुम, और अब मुझ पर चिल्ला रही हो। अमृता की ये बात सुनकर कामना देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? मन तो करता है मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। अगर तेरी वजह से मेरा पेट नहीं पल रहा होता तो कब के तेरा काम खत्म कर चुकी होती। लेकिन खुशी तो मुझे इस बात की है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब जो करेगी कल रानी साहिबा करेगी तेरे साथ। तूने अभी तक उनका काम जो नहीं किया और उन्होंने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। इतना कहकर कामना देवी वहाँ से चली जाती है। कामना देवी के जाने के बाद अमृता रोते हुए हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, क्या पाप किए हैं मैंने? क्यों मुझे ये सजा दे रहे हो? क्या करूँगी मैं अब? ये दुष्ट औरत सारे पैसे भी खर्च कर चुकी है। अब मैं रानी साहिबा को क्या जवाब दूंगी? तभी अचानक से अमृता के कानों में बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है। ओ प्यारी अमृता, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो। कौन कौन बोला? किसने मेरा नाम पुकारा? इधर देखो अमृता, मैं चिड़िया बोल रही हूँ। अरे, तुम तो वही हो जिसके घोंसले को बचाने के लिए मैं घर में ले आई थी। तुम बोल सकती हो? मैं सिर्फ बात ही नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी कर सकती हूँ। मतलब क्या कहा तुमने? तुम मेरी मदद कैसे करोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम तो एक मामूली सी चिड़िया हो, तुम कैसे मेरी मदद करोगी? अमृता की ये बात सुनकर वो चिड़िया एक बहुत खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, मैं कोई मामूली सी चिड़िया नहीं हूँ अमृता, मैं केवल मामूली चिड़िया बनकर धरती लोक पर रहती हूँ, क्योंकि रानी परी द्वारा मुझे ये कार्य मिला हुआ है कि मैं साधारण सी चिड़िया बनकर पृथ्वी लोक पर रहूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। लेकिन आज पहली बार मुझे मदद की जरूरत थी। जब मेरा घोंसला नीचे गिरा तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदद करने वाली तुम थी, जो सबकी मदद करती थी। तुमने उसकी मदद की, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं परी, आप शुक्रिया मत कहिए। इंसान होने के नाते मैंने आपके घोंसले और नवजात बच्चों को बचाया, ये तो इंसानियत होती है। तुम्हारे इसी विनम्र दिल और इंसानियत के चलते ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम जाकर आराम से सो जाओ और सारी चिंता छोड़ दो। कल का नया सवेरा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। परी का धन्यवाद करके और उसकी बातों पर विश्वास करके
अमृता जाकर सो जाती है। थकावट की वजह से उसे तुरंत नींद आ गई। दूसरी तरफ परी ने अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर 10 मखमली घाघरा चोली प्रकट कर दिए, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थे। ऐसा करके परी ने वापस चिड़िया का रूप लिया और अपने घोंसले सहित वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह होते ही रानी 2 सैनिकों के साथ अमृता के घर आ पहुँची और उसे आवाज लगाने लगी। अरे अमृता, ओ अमृता, कहाँ हो? घर पर नहीं हो क्या? रानी की आवाज सुनकर कामना देवी फौरन घर के बाहर जाती है और कहती है, आइए रानी साहिबा, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आपने मुझे बुलवा लिया होता। हाँ, बहुत कर ली तुमने चिकनी चुपड़ी बातें। अब जल्दी जल्दी मुझे मेरे 15 मखमली लहंगे दे दो। अमृता कहाँ है? मुझे उसे पैसे भी देने हैं। रानी की ये बात सुनकर कामना खुश होते हुए अपने मन में सोचती है, अब तो मजा आने वाला है। जब रानी साहिबा को पता चलेगा कि अमृता ने सारे लहंगे अभी तक नहीं सिले, तो क्या हाल होगा उसका। अरे वाह, मजा आ गया। आइए ना महारानी जी, घर के अंदर रखे हैं सारे घाघरा चोली। ऐसा कहकर कामना देवी रानी को घर के अंदर घाघरा चोली के पास लेकर जाती है। तभी वहाँ पर अमृता भी आ जाती है। अमृता घबरा रही थी। दूसरी तरफ कामना देवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन रानी वहाँ रखे जादुई मखमली घाघरा चोली देखकर बहुत खुश हो गई। रानी साहिबा एक एक करके सारे घाघरा चोली देखने लगती है। इतने में अमृता उनके लिए चाय बनाकर लाती है। रानी साहिबा को पीने के लिए देती है। रानी साहिबा चाय पीने लगती है कि तभी अचानक से कामना देवी रानी साहिबा के ऊपर गिर जाती है और गरम गरम चाय रानी साहिबा के ऊपर गिर जाती है। अरे कामना की बच्ची, तूने तो मुझे जला ही दिया। ठीक से खड़ी नहीं हो सकती है क्या? टांगों में जान नहीं दी भगवान ने, बदतमीज कहीं की। मैंने कुछ नहीं किया रानी साहिबा, सच में मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर कामना देवी घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी रानी के साथ आए हुए सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। सैनिकों, इस औरत ने गरम चाय से मुझे जलाने की कोशिश की है। इसे फौरन महल में ले चलो और कुछ दिनों के लिए कारावास में डाल दो। कारावास में रहेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर रानी अमृता को बाकी के पैसे देती है और अपने सैनिकों और कामना देवी के साथ वहाँ से चली जाती है। अमृता को पैसे भी मिल गए थे और साथ में उसकी सौतेली माँ से छुटकारा भी। वो बहुत खुश थी। वो हाथ जोड़कर परी को याद करती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है। तब अमृता कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने तो एक पल में मेरी सारी तकलीफ ही दूर कर दी। अभी तुम्हारी तकलीफ खत्म नहीं हुई है अमृता। इतना कहकर परी वहाँ पर एक मखमली जादुई घाघरा चोली प्रकट करती है और कहती है, ये घाघरा चोली तुम अपने पास रखो। ये तुम्हें सारी मुसीबत से भी बचाएगा और साथ में तुम्हारी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब अमृता के जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं थी। वो मेहनत करके कमाती और अपना गुजारा करती। अगर उसे कोई मुसीबत होती तो जादुई मखमली घाघरा चोली से कहकर अपनी मुसीबतें दूर करवा देती। अब उसे गरीबी से भी छुटकारा मिल गया था और उसकी सौतेली माँ से भी। लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन अमृता खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।